Hello and welcome. Today in this lecture we will understand NCERT Class 7 Geography Chapter 3. The name of the chapter is Our Changing Earth. हमारी जो अर्थ है उसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्लेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज एक्सेट्रा। हमें क्या लगता है कि दीज ऑल लैंडफॉर्म्स आर स्टैटिक, बट इन रियलिटी दे आर डायनेमिक, उनमें चेंज होते रहते हैं। अगर हम बात करें हमारे कॉन्टिनेंट्स की, तो अर्लियर टाइम में यानी कि काफ़ी पहले जो है दे वर अ पार्ट ऑफ अ सिंगल लैंड मास जिसका नाम था पैनेजिया। ठीक है, जैसे जैसे टाइम पास होता गया पैनेजिया जो है स्प्लिट हो गया, पीसेस में स्प्लिट हो गया, टूट गया, और ये जो पीसेस हैं दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और इन्हीं जो पीसेस को है क्या नाम दिया गया, लिथोस्फेरिक प्लेट्स का नाम दिया गया। तो व्हाट इज लिथोस्फेरिक प्लेट? लिथोस्फेरिक प्लेट इज अ मैसिव मीन्स बहुत बड़ी और इरेगुलर है, क्योंकि यहाँ पर हमें कहीं माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, कहीं वैलीज, कहीं रिवर्स वगैरह, कहीं प्लेटेज वगैरह देखने को मिलते हैं। तो एक तो मैसिव है, दूसरा इरेगुलर शेप्ड पीस ऑफ सॉलिड रॉक्स है, जनरली कंपोज्ड। और इसका मतलब ये नहीं है कि लिथोस्फेयर के कॉन्टिनेंट्स नहीं होता है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो अंडर ओशियंस भी होती हैं। तो दो तरह की हमारे पास लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, ओशन एंड कॉन्टिनेंट। अगर हम बात करें हमारी अर्थ की मूवमेंट की, तो हमारी अर्थ क्या है, मूवमेंट करती है। अब वो मूवमेंट क्यों करती है कि हमारी अर्थ के इनसाइड क्या होता है, मोल्टन मैग्मा होता है, और आपको पता ही है जो गर्म चीज़ें होती हैं उनकी क्या टेंडेंसी होती है कि वो ऊपर की तरफ आने की कोशिश करती हैं। तो मोल्टन मैग्मा भी जो है हमारे अर्थ के इनसाइड जो है ना सर्कुलर मोशन में मूव करता है, और उसकी वजह से जो हमारे अर्थ की जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उनमें मूवमेंट होती है। अब ये जो मूवमेंट होती है बहुत ही कम होती है। अगर हम कहें कि बहुत ही फ्यू मिलीमीटर्स जो ईच ईयर यानी कि एक साल में बहुत ही कम फ्यू मिलीमीटर्स जो है ना इसमें मूवमेंट होती है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। अगर हम बात करें अर्थ की मूवमेंट की, तो अर्थ की जो मूवमेंट है उस पर दो तरह की फोर्सेस वर्क करती हैं, जिनको हम कहते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। सबसे पहले हम उठाएंगे इंडोजेनिक फोर्सेस को। व्हाट आर इंडोजेनिक फोर्सेस? तो इंडोजेनिक फोर्सेस जो है, अगर हम बात करें तो इंडोजेनिक जो है टू वर्ड से बिना है, इंडो एंड जेनिक। इंडो मीन्स क्या होता है, विदिन, एंड जेनिक मीन्स ओरिजिन, यानी कि ऐसी फोर्सेस जिनका ओरिजिन हमारी अर्थ के इनसाइड होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। अगर हम इंडोजेनिक फोर्सेस में भी जाएं कि कितनी तरह की होती हैं, तो दो तरह की होती हैं। कुछ इंडोजेनिक फोर्सेस जो होती है ना मतलब सडनली वर्क करती हैं, तो उनको सडन फोर्सेस कहा जाता है, जैसे कि अर्थक्वेक आना, वोल्केनिक इरप्शन होना या लैंडस्लाइड होना। ये सब क्या है, अर्थ की जो सडन इनसाइड फोर्सेस हैं उनकी वजह से होता है। दूसरी जो फोर्सेस होती हैं वो होती है स्लो फोर्सेस, जिनको हम कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे माउंटेन्स वगैरह बनते हैं। तो हम सबसे पहले अपना जो है सडन फोर्सेस का जो एग्जांपल है एक वो उठाते हैं, अर्थक्वेक को लेते हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है। तो एनी सडन वाइब्रेशन ऑन द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू अ नेचुरल कोज, किसी भी नेचुरल कारण से अर्थ के क्रस्ट में जो वाइब्रेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। तो जो ट्रम्बलिंग है, शेकिंग है अर्थ की, वो क्या कहलाती है, आपकी अर्थक्वेक कहलाती है। अब अर्थक्वेक के कुछ पार्ट्स होते हैं कि फोकस क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है, वो हमें जानना जरूरी है। तो द प्लेस बिलो द ग्राउंड वेयर द अर्थक्वेक मूवमेंट्स ओरिजिन इज कॉल्ड फोकस, यानी कि जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है वो उसका फोकस होता है। एंड द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज वर्टिकली अबव द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज कॉल्ड एपिसेंटर। अब जो वाइब्रेशन होती है वो क्या है, ट्रैवल करती है किसमें, आउटवर्ड, जो एपिसेंटर है उससे आउटवर्ड जो है ना एज वेव्स जो है ना मूव करती है, और वो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन कॉज करती है हमारे उस सराउंडिंग एरियाज में। लेकिन जैसे जैसे हम उस एपिसेंटर से दूर होते जाते हैं जो डिस्ट्रक्शन है वो डिक्रीज होता जाता है। अब जो अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसका नाम है सिस्मोग्राफ, और जो इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की वो मेजर की जाती है रिएक्टर स्केल पे, और रिएक्टर स्केल इज डिवाइज्ड बाय द चार्ल्स एफ रिएक्टर इन 1935। अर्थक्वेक क्या है, एक हैजर्ड है। हैजर्ड कैसे है कि क्योंकि ये क्या होता है, सडन होता है और नेचुरल है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट अबाउट इट, बट हम क्या कर सकते हैं, बट वी कैन मिनिमाइज इट्स एडवर्स इफेक्ट बाय टेकिंग कुछ सम स्टेप्स, लाइक कि वी शुड कंस्ट्रक्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग, और वी शुड क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इट, एंड इफ अर्थक्वेक हैपन्स देन व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या है, वी शुड टेक शेल्टर अंडर
टेबल और इनसाइड कॉर्नर और वॉल। किस चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए? वी शुड स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, ग्लास विंडो, मिरर्स, पिक्चर्स, फ्रेम्स एक्सेट्रा। उसके अलावा हम कुछ कॉमन बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं एनिमल्स का, जैसे कि स्नेक्स कम टू द सरफेस, डॉग्स abnormal behavior, fish in the pond get agitated. So these are the some symptoms which are showing that earthquake will come. नेक्स्ट जो हमारा सडन मूवमेंट ऑफ जो फोर्सेस की वजह से होता है वो है वोल्केनो। वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका वोल्केनस जिससे डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है रोमन गॉड ऑफ फायर। अर्थक्वेक क्या होता है? इट इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट नोन एज वेंट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली, यानी कि जो हमारी अर्थ के क्रस्ट पे एक ओपनिंग हो जाती है जिसके अंदर से हमारे अर्थ के इनसाइड जो मोल्टन मैग्मा वो अर्थ के बाहर आ जाता है, और जो ओपनिंग एरिया है उसके आसपास एक फनल शेप जिसको हम केव बोलते हैं हिंदी में, कीव की शेप में जो तैयार हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? आपका क्रेटर कहा जाता है। थर्ड जो है सडन फोर्सेस की वजह से होता है लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ ए मास ऑफ रॉक, कि अगर बड़ी सी रॉक है वो गिर जाती है टूटकर, या डेब्रिस जो मलबा है वो गिर जाता है कहीं से, और अर्थ डाउन अ स्लोप, या अर्थ का कोई स्लोप डाउन हो जाता है, खिसक जाता है, तो उसे लैंडस्लाइड कहा जाता है। इट इज डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ सॉइल एंड रॉक अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से हैपन होता है। Landslides are caused by the slow weathering of rocks as well as soil erosion, earthquake and volcanic activity। तो ये सारे जो रीजंस हैं लैंडस्लाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकंड जो हमने अपना इंडोजेनिक फोर्सेस में देखा था वो था हमारी स्लो मूवमेंट्स। अगर हम स्लो मूवमेंट्स की बात करते हैं तो उससे क्या होता है? बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स हम इसके अंदर लेते हैं। तो स्लो मूवमेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स। अब ये जो माउंटेन्स की जो है दे कैन बी हॉरिजेंटल और वर्टिकल ऑल्सो। तो अपलिफ्ट हो सकती है हमारी अर्थ ऊपर की तरफ, या सब्सिस्टेंस हो सकता है वो नीचे की तरफ जा सकती है, जैसे कि प्लेट्यूज वैलीज वगैरह है वो इसी वजह से बनते हैं, ठीक है। और अपलिफ्ट हो जाती है तो क्या बन जाते हैं? हमारे माउंटेन्स बन जाते हैं। अब हम कहें कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स हैं अर्थ की वही क्या है? रिस्पॉन्सिबल है फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग के लिए। अगला जो हमारा एग्जाम्पल हम लेते हैं उठाते हैं वो हमारी फोर्सेस आ जाती हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सो मीन्स क्या होता है? आउटसाइड, एंड जेनिक मीन्स ओरिजिन, यानी कि ऐसी फोर्सेस जिनका ओरिजिन क्या होता है? आउटसाइड ऑफ द अर्थ होता है। तो ये जो फोर्सेस होती हैं दीज फोर्सेस वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये जो फोर्सेस हैं जो हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं वो क्या है? टू टाइप से वर्क करते हैं, डिपोजिशनल एंड इरोजनल। अब हमें क्या है पता होना चाहिए कि डिफरेंस होता है वेदरिंग में, इरोजन में एंड डिपोजिशन। तो व्हाट इज वेदरिंग? पहले हमें समझना होगा व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि हमारी अर्थ की सरफेस पे जो रॉक्स हैं उनका ब्रेक डाउन हो जाना, पीसेस में टूट जाना, दैट इज नोन एज वेदरिंग। अब वेदरिंग के बाद होता है इरोजन, कि ये जो पीसेस हमारे ये जो सेडिमेंट्स हैं, व्हेन दीज सेडिमेंट्स आर वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय द डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस, दैट इज नोन एज इरोजन। जब उन सेडिमेंट्स को कोई भी चीज़ अपने साथ बहा कर उड़ा कर ले जाती है दैट इज नोन एज इरोजन। अब जो चीज़ इरोड हुई है वो कहीं ना कहीं जाकर क्या है? डिपोजिट भी होगी। तो डिपोजिशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे एंड ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, water etc. and deposit. अब the process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. वो हम वन बाय वन देखेंगे कि जैसे कि कौन कौन से जो ये एजेंट्स हैं वो कैसे डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ करते हैं या कैसे इरोजनल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है ना हमारे अर्थ के सरफेस में चेंज लाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग वर्क ऑफ रिवर। अब रिवर है बहुत टाइप के जो है ना वर्क करते हैं, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। इरोजनल एक्टिविटी हम सबसे पहले उठाते हैं। तो इरोजनल में हम देखते हैं कि जो रिवर है वो फॉर्म करती है रिवर वैलीज को। व्हाट आर रिवर वैलीज? दीज आर द रिजल्ट ऑफ वर्टिकल इरोजन बाय द रिवर्स, कि जो हमारे रिवर्स हैं वो क्या करती हैं कि जो माउंटेन्स वगैरह हैं उनको वर्टिकली जो है ना इरोड कर देती हैं, तो वहाँ पर वी शेप में स्टीप स्लोप की जो है ना वैलीज क्रिएट हो जाती हैं। तो
नेक्स्ट जो आता है आपका आता है वाटरफॉल। वाटरफॉल में क्या होता है कि जो वर्टिकल ड्रॉप ऑफ इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाता है फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई से जो एक साथ पानी जो है ना नीचे की तरफ गिरता है, उसे क्या कहा जाता है, आपका वाटरफॉल कहा जाता है। थर्ड जो आता है आपका इसमें मिएंडर्स। जब रिवर प्लेन एरिया में एंटर करती है तो वो क्या करती है, ट्विस्ट मारती है, टर्न लेना स्टार्ट कर देती है, और वो जो ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं दैट इज नोन एज द मिएंडर। अब ये जो टर्न है या ट्विस्ट हैं, जो मिएंडर्स हैं, वो क्या होता है इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि धीरे धीरे वहाँ पर क्या होता है जो सेडिमेंट्स हैं वो उस पर जमा होते रहते हैं, और उसकी वजह से उसका एक पार्ट जो होता है ना, मिएंडर लूप जो होता है, वो कट ऑफ हो जाता है फ्रॉम द रिवर, और वो क्या बन जाता है, आपका ऑक्सबो लेक बन जाता है। सेकंड जो हम उठाएंगे इसकी डिपोजिशनल एक्टिविटीज़, यानी कि जो रिवर है वो डिपॉजिट करती है अपने सेडिमेंट्स को, तो उसकी वजह से क्या क्या फॉर्म होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा फ्लड प्लेन्स। ड्यूरिंग फ्लड, जब रिवर में फ्लड आती है तो वो क्या करता है, जो सेडिमेंट्स होते हैं, दीज सेडिमेंट्स स्प्रेड ओवर द एडजेसेंट एरिया, जो उसके साथ साथ जो एरिया होते हैं रिवर के साथ, वहाँ पर वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और एक लार्ज जो है ना फ्लड प्लेन्स है ना फॉर्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लीव्स। लीव्स क्या होते हैं, द रेज्ड बैंक्स ऑफ द रिवर इज नोन एज लीव्स। और वो कैसे फॉर्म होते हैं कि जो रिवर का वाटर होता है वो क्या है, कंटिन्यूसली अपने साथ लाए सेडिमेंट्स को अपने जो बैंक्स है, किनारे, उन पर डिपॉजिट करता रहता है, और रिवर का एक जो किनारे होते हैं वो धीरे धीरे ऊंचे उठने लग जाते हैं, उन्हें लीव्स कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डेल्टा। आपको सबको पता है कि जब रिवर जो होती है नियर टू सी पहुंच जाती है तो उसका जो स्लोप होता है वाटर का, वो क्या बहुत ही स्लो हो जाता है, और उसमें बहुत सारी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाती है, और वो अपना जो सेडिमेंट्स होती है वहीं पर उसको सबमिट कर देती है। उस सबमिट के सेडिमेंट्स के सबमिट होने से क्या होता है, जो डेल्टा है वो फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एजेंट है वो हम लेंगे सी वेव्स, कि सी वेव्स किस तरह जो है इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज करती हैं। तो सी वेव्स गिव बर्थ टू अ वैरायटी ऑफ कोस्टल लैंडस्केप। बहुत सारे जो कोस्टल लैंडस्केप हमें देखने को मिलते हैं वो इसकी इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज की वजह से ही होते हैं। सबसे पहला हम उठाते हैं सी केव्स। व्हेन द सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, cracks develops and over time they became caves like structure that are called sea caves। जैसे गुफा होती है ना, वैसा ही क्या होता है, वो रॉक के ऊपर बार बार पानी हिट करने से एक होलो लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, जिसे हम सी केव्स कहते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट सी आर्क्स। अगर ये सी वेव्स कंटिन्यूस उसी जगह पे स्ट्राइक करती रहती हैं तो क्या होता है कि अप्रोच वन अनदर फ्रॉम ईच साइड, जो टू केव्स होती हैं, मान लीजिए वन एक साइड है, दूसरी साइड है, तो बार बार अगर वहाँ पर जो है ना इरोजनल एक्टिविटी होती रहेगी तो वो क्या करेंगे, अप्रोच कर लेंगे, एक दूसरे की में मिल जाएंगी, और क्या होगा, आर पार वो निकल जाएंगी। तो उससे क्या है, जो क्या फॉर्म हो जाएगा, एक अर्क फॉर्म हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन। जो केव्स होती हैं उनकी सिर्फ रूफ रह जाती है और बीच का सब हट जाता है, वो हमारे क्या हो जाता है, सी आर्क्स हो जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है स्टैक्स आता है, कि फर्दर इरोजन बाय द ओशन वेव्स विल कोलैप्स ऑल द आर्क्स। जो आर्क है सबको तोड़ देगा, ब्रेकिंग ऑफ द रूफ लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द स्टैक। तो उससे क्या होगा, रूफ जब उड़ जाएगी उसकी तो क्या बन जाएगा, स्टैक बन जाएगा। फिर हम एक और होती है, वो होती है सी क्लिफ। द स्टीप रॉकी कोस्ट रेजिंग वर्टिकली अबव सी वाटर इज नॉन एज सी क्लिफ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पानी होता है और उसके साथ में हमें एक ऊंची सी जो है ना चट्टान दिखाई देती है, वर्टिकली जो है ऊंचाई पे हम उससे चट्टान दिखाई देती है, तो वो क्या होता है, उसका सी क्लिफ होता है। अब हम आते हैं डिपोजिशनल एक्टिविटी पे। अगर हम डिपोजिशनल की बात करें तो सबको पता है कि जो सी वेव्स हैं वो क्या करती हैं, बीचेस फॉर्म करती हैं। तो द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स मीन्स किनारा हम कह सकते हैं, दैट फॉर्म बीचेस। तो वो अपने किनारे पे क्या करती हैं, सेडिमेंट्स डिपॉजिट करके बीच को फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट जो हमारा एजेंट है वो है हमारा ग्लेशियर। व्हाट आर ग्लेशियर? ग्लेशियर्स क्या होते हैं, रिवर्स ऑफ आइस होती हैं। अब ये क्या करेंगे, हम सबसे पहले अगर डिपोजिशनल एक्टिविटी को लेते हैं या इरोजनल एक्टिविटी को ले लेते हैं हम पहले, तो इरोजनल में वो क्या करते हैं, यू शेप्ड वैली बना देते हैं। रिवर्स का तो हमने देखा था कि वो स्टीप जो ना
फ्लोर वो करती हैं, वर्टिकली उसको काटती हैं, तो क्या होता है हमारा वी शेप की वैली बनती है। लेकिन जो ग्लेशियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो अपनी डाउनवर्ड जर्नी पे होते हैं, जब वो आइस जो होती है बह रही होती है मेल्ट होकर, तो वो क्या करती है अपने रास्ते में जो रॉक्स हैं उनको क्या करते हैं इरोड कर देती हैं और उनको तोड़ते हुए प्लकिंग करते हैं, उन स्टोन्स को प्लक करते हुए आगे की तरफ बढ़ती हैं और एक यू शेप की वैली जो है ना फॉर्म कर देते हैं। तो ये उसकी क्या है, इरोजनल एक्टिविटी है। अगर हम ग्लेशियर्स की डिपोजिशनल एक्टिविटी की बात करते हैं तो जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या करते हैं अपने साथ जो मटेरियल्स लेकर आते हैं, जैसे कि रॉक, सैंड, सिल्ट, उनको क्या करते हैं डिपॉजिट कर देते हैं आगे जाकर, और वो क्या होता है ग्लेशियल मोरेन्स जो ना फॉर्म हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो है विंड का वर्क, तो विंड भी क्या करती है, दोनों टाइप की इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज फॉर्म करती है। अगर हम डिपोजिशनल को लेते हैं तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वो सैंड ड्यून्स जो है ना फॉर्म कर देती हैं। अब सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, तो दीज आर द हिल्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन यानी कि डिपोजिशन ऑफ सैंड एंड शेप्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ विंड, यानी कि उनको जो हवा है जब सैंड को लाती है और उसको जमा करती रहती है बार बार वहीं पर, तो उसका क्या है एक टीला सा तैयार हो जाता है और उस टीले को क्या किया जाता है शेप दे देती है हवा बार बार, तो वो सैंड ड्यून्स क्रिएट हो जाते हैं। ऐसे ही लोइसिस क्रिएट होते हैं। लोइसिस में क्या होता है कि जब हम जो डेजर्ट है वहाँ से जो फाइन पार्टिकल्स ऑफ होते हैं सैंड के, उनको क्या है हवा अपने साथ उड़ा कर ले जाती है और कहीं और जाकर बहुत डिस्टेंस प्लेस पे जाकर उसको डिपॉजिट कर देती है, तो जो लॉइसिस वो है ना फॉर्म हो जाते हैं। और अगर हम बात करें इरोजनल एक्टिविटी की, तो जो एयर है उसकी इरोजनल एक्टिविटी में जो है ना मशरूम रॉक्स जो है ना वो फॉर्म होती हैं। जैसे कि डेजर्ट जो होता है वहाँ पर ये क्या करती है, जो रॉक्स होती है उसका जो लोअर पार्ट होता है उसको ज़्यादा इरोड करती है एज कम्पेयर टू अपर पार्ट, तो उसकी जो शेप होती है रॉक्स की वो कैसी हो जाती है, मशरूम की हो जाती है, जिसमें जो ब्रॉड अपर पार्ट होता है और नैरो बेस होता है।